Hello everyone. In this video we are going to solve the questions from chapter number 2, that is structure of atom. So here the first portion is assertion reason type of question. ठीक है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? assertion है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन थर्ड शेल इज 9. ठीक है, तो थर्ड शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 9 होते हैं, है ना. इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो इसके लिए फार्मूला होता है एन स्क्वायर, है ना. एन स्क्वायर रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट प्रेजेंट इन एनी शेल. तो एन की वैल्यू यहाँ पर दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू होता है एन स्क्वायर, है ना. इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ठीक है, so here assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion. So option A will be the correct. Two nodal planes are present in 3dxy. ठीक है, 3dxy में नोडल प्लेन्स कितने होते हैं? वो इक्वल होते हैं L के इक्वल, है ना. L इज इक्वल टू क्या होता है? 4d2. तो नोडल प्लेन्स कितने हो जाएंगे इसके? 2 हो जाएंगे. देन रीजन इज नंबर ऑफ नोडल प्लेन इज 1. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, इधर बोल रहा है नोडल प्लेन 2 है, यहाँ 1 बोल रहा है, तो 1 तो हो ही नहीं सकता, नहीं होगा, है ना. रॉन्ग हो जाएगा. द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज लार्जली डिटरमाइंड बाय इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इट इज़ करेक्ट वन. ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज एन की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी 1 2 3 4 लाइक दैट, तो एनर्जी भी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन की. तो इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ओके, the principal quantum number is a measure of the most probable distance of finding the electrons around the nucleus. It is also the correct one. ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी जिस एरिया में ज़्यादा होगा वही का वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो करता है. इट इज़ द करेक्ट वन. ठीक है, बट रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट. An orbital cannot have more than 2 electrons. Moreover, if an orbital has 2 electrons, they must have opposite spins. ये ट्रू है, ये, है ना. एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसके जो स्पिन रहेगा वो हमेशा अपोजिट रहेगा. और ये जो एक्सप्लेनेशन हमको मिलता है वो कहाँ से मिलता है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से. No two electron in an atom can have same set of all the 4 quantum numbers. It is also correct one, है ना. ये बोलता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ठीक है, सो assertion is correct, reason is also correct, and reason is the correct explanation of assertion. So A will be the correct. Write the name of the theory which explain the wave nature of light. ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली आपको थ्योरी नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है फिनोमिना, ना. ऐसे आपको फिनोमिना शो करना है जो ये बताता है कि ये जो लाइट होता है वो वेव नेचर शो करता है. ठीक है, तो 2 फिनोमिना होता है. एक होता है इंटरफेरेंस एंड अनदर वन इज डिफ्रैक्शन. राइट द नेम ऑफ द थ्योरी विच एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना. तो यहाँ पर नेचर बताना है. तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों शो करता है लाइट? क्योंकि इसका जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर होता है ना. पार्टिकल नेचर, दैट इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट होने की वजह से जो लाइट है वो BBR और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है. आउट ऑफ द d ऑर्बिटल्स विच डज नॉट हैव 4 लूप्स, है ना. तो इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा? DZ स्क्वायर. DZ स्क्वायर में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसके 4 लोब्स नहीं होते, केवल 2 ही लोब्स होते हैं. और स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है ना. यहाँ हो जाएगा Z एक्सिस. व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउ G ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट, है ना. तो ये हो जाएगा यहाँ पर SPDFG. तो G ऑर्बिटल किस सेल में पाया जाएगा? तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू, अगर 1 है तो केवल S पाया जाएगा, 2 है तो SP पाया जाएगा, 3 है तो SPD होगा, 4 होगा तो SPDF होगा, और 5 होगा तो SPDFG होगा, है ना. तो G सब शेल के होने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होगी? 5 होगी. अगर 5 से कम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू
तो उस केस में जी सबशेल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और अपन एक वैल्यू भी इक्वेशन में पढ़े हुए हैं कि जो एल की वैल्यू है वो होता है 0 to n-1, ठीक है। अब इसके लिए एल की वैल्यू कितना रहेगा, जी के लिए 0 1 2 3 4 4 हो जाएगा ना। तो 4 के लिए क्या होगा, एन की वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 5, तो 5 - 1 तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो एन की वैल्यू 5 हो सकती है। विच क्वांटम नंबर इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, तो ये होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को आप श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से ऑब्टेन नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो 1p तो पॉसिबल नहीं है, 2s 2p आर बोथ आर पॉसिबल, 3f इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि देखो फर्स्ट शेल में एक ऑर्बिटल रहेगा 1s, सेकंड शेल में 2s और 2p, थर्ड में 3s 3p 3d है ना। 3f नहीं होगा, तो f कैन नॉट एग्जिस्ट इन थर्ड शेल, p कैन नॉट एग्जिस्ट इन फर्स्ट शेल, ठीक है। तो 2s and 2p इज ओनली पॉसिबल वन, विल बी पॉसिबल वन। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ नॉन डायरेक्शनल सबशेल, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा एस सबशेल। एस सबशेल के स्ट्रक्चर क्या होता है, स्फेरिकल, है ना। स्फेरिकल होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर ही ओरिएंटेड नहीं होता। राइट द नेम ऑफ क्वांटम नंबर विच डिटरमाइंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। राइट द नेम ऑफ क्वांटम नंबर विच डिटरमाइन द शेप ऑफ ऑर्बिटल, तो यह आ जाएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर एक्सप्रेस करता है कि ऑर्बिटल का शेप क्या होगा, है ना। जैसे अगर L इज इक्वल टू 0 है तो एस ऑर्बिटल का शेप होगा स्फेरिकल, ठीक है। अगर L की वैल्यू 1 है तो P ऑर्बिटल होगा, और ये हो जाएगा डम्बल, D के लिए डबल, सो दैट लाइक दैट। राइट द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर में रिलेशन क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है ना, न्यू इज इक्वल टू होता है c/λ, न्यू इज इक्वल टू होता है c/λ। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ। देन न्यू बार इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू बार इज इक्वल टू होता है 1/λ। तो 1/λ की वैल्यू पुट करोगे तो यह आ जाएगा c इंटू न्यू बार। सो द करेक्ट एक्सप्रेशन विल बी न्यू इज इक्वल टू c इंटू न्यू बार। So it is the relation between frequency and wave number. Cesium shows maximum photoelectric effect. Why? तो उसका रीज़न ये है कि सीजियम का जो साइज है वो लार्ज साइज है एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लो, ठीक है। सीजियम का साइज लार्ज साइज है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकता है, और एक और रीज़न आप एक्सप्रेस कर सकते हो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लो फॉर सीजियम। What is the value of Bohr's radius for the third orbit of hydrogen atom, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर रेडियस की वैल्यू क्या होगी, तो हमारे पास इक्वेशन होता है ना, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द रेडियस ऑफ nth शेल इज इक्वल टू होता है 0.529 इंटू n² अपॉन z एंगस्ट्रॉम, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द बोहर रेडियस फॉर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। तो हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 1, और थर्ड ऑर्बिट दिया हुआ है तो एन की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 3। वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा, और रेडियस ऑफ थर्ड शेल दैट इज R3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.529 इंटू थर्ड शेल है तो 3 का स्क्वायर अपॉन हो गया, अपॉन हो जाएगा 1, है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 1 है। तो ये हो जाएगा 0.529 इंटू 9 दैट इज 4.76 एंगस्ट्रॉम। सो इट इज़ द रेडियाई ऑफ थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। व्हाट टाइप ऑफ मेटल आर यूज्ड इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल, तो फोटोइलेक्ट्रिक सेल में ऐसे मेटल्स का यूज़ करते हैं जिनका साइज लार्ज हो और वर्क फंक्शन की वैल्यू कम हो, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो, ठीक है। दैट वर्क फंक्शन मीन्स बैंडिंग एनर्जी। विच सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन द विजिबल रीजन, है ना। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको 5 सीरीजेज मिलते हैं,
लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज। लाइमन सीरीज आता है अल्ट्रावायलेट रीजन में, बाल्मर विजिबल, पास्चन नियर आईआर, ब्रैकेट आता है आईआर में और फंड सीरीज आएगा फार आईआर। सो विजिबल में आ जाएगा यहाँ पर बाल्मर सीरीज। बाल्मर मेंशन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। ठीक है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन में हम लोग साई और साई स्क्वायर का यूज़ करते हैं। साई एक्सप्रेस करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। देखो वेव जब मूव करता है तो ये ऑक्सीलेट करके ऐसे मूव करता है ना, तो ये क्रेस्ट और ये ट्रफ, तो इनका जो हाइट होता है और इसका जो डेप्थ होता है यही क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड, है ना। जितना हाइट होगा क्रेस्ट का उतना एम्पलीट्यूड होगा, जितना डेप्थ होगा ट्रफ का उतना एम्पलीट्यूड की वैल्यू वहाँ पर होगी। ठीक है, तो साई एक्सप्रेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एंड साई स्क्वायर एक्सप्रेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। देन why did Heisenberg uncertainty principle replace the concept of definite orbit by the concept of probability। ठीक है, तो देखो आप डिफिनाइट ऑर्बिट को तब एक्सप्रेस करोगे, है ना, कोई ऑर्बिट डिफिनाइट तब है जब यहाँ पर कोई पार्टिकल जो मूव कर रहा है इसका पोजीशन और इसका मोमेंटम दोनों एक साथ डिटरमाइंड हो, है ना। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हम पोजीशन को और मोमेंटम को एक ही टाइम पर डिसाइड नहीं कर सकते, है ना, डिटरमाइन नहीं कर सकते। दैट्स वाई वी कैन नॉट से द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। ओके, द नेक्स्ट वन इज कैन अ मूविंग क्रिकेट बॉल हैव अ वेव करेक्टर, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, अगर कोई क्रिकेट बॉल मूव कर रहा है ना, कोई क्रिकेट बॉल मूव कर रहा है तो क्या इसका भी वेव करेक्टर होगा, यहाँ होगा क्या, तो इसका वेव करेक्टर नहीं होगा। रीज़न क्या होगा, देखो वी नो दैट फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, अब बॉल के लिए एम की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगा, है ना, लार्ज वैल्यू रहेगा। अब लार्ज वैल्यू होने की वजह से लेमडा और एम के बीच का रिलेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो एम की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और लेमडा की वैल्यू इतना छोटा हो जाता है कि यहाँ पर जो वेव लेंथ आएगा इसकी वैल्यू बहुत छोटा आएगा और ये जो वेव है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वेव करेक्टर कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, सो द बॉल विल नॉट शो वेव करेक्टर बिकॉज एसोसिएटेड वेव length is very short, very small. Why uncertainty in position is more when uncertainty is velocity is less for an electron? तो इसका रिलेशन आपको मिलेगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल ग्रेटर देन और इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है uncertainty in position is more when uncertainty in velocity is less for an electron। ठीक है, why uncertainty in position is more when uncertainty in velocity is less for an electron। ओके, अगर आप डेल्टा पी की वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी दैट इज द वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब अगर आपको रिलेट करना है डेल्टा वी और डेल्टा एक्स के साथ, है ना, तो इनके बीच का जो रिलेशन आएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है, आपको रिलेट करना है वाई अनसर्टेनिटी पोजीशन इज मोर। ओके, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई इंटू एम डेल्टा वी। अब अगर आपको डेल्टा वी की वैल्यू आप डिक्रीज़ करते हो तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, क्योंकि इनके बीच का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना। तो ये अगर इंक्रीज़ होगा तो ये डिक्रीज़ होगा, तो ये इंक्रीज़ होगा। अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो डेल्टा एक्स की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। नेक्स्ट है ओके, से द नेक्स्ट प्रॉब्लम,
व्हाट आर द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। ये 19th नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर ना 29 आएगा, 29th है ना। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d 5 एंड 4s1। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज़ प्रेजेंट इन 3d ऑर्बिटल है ना। तो 3d ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और ये हो गया 5। m की वैल्यू क्या होगा, -2 -1 0 +1 +2। तो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, इसके लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू आपको लिखना है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा 3, ये सामने में क्या प्रेजेंट है, n की वैल्यू 3, तो n की वैल्यू आ जाएगा 3। देन L इज इक्वल टू क्या होगा, D के लिए L की वैल्यू क्या होता है 2 होता है। M इज इक्वल टू +2 है ना, +2 M की वैल्यू हो गया इसके लिए। देन S इज इक्वल टू हो जाएगा +12। सो इट विल बी द आंसर फॉर द 4 क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द कॉपर। Okay. The next is how many electrons will be present in the subshell having ms s value of -12 for n is equal to 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया s की वैल्यू को, s इज इक्वल टू दिया हुआ है -12। तो ये एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल होता है हमेशा है ना, +12 -12। सो हियर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1, क्योंकि ये स्पेसिफाई कर रहा है कि स्पिन क्वांटम नंबर -12 है, तो इस सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल होगा। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल 3+। तो सबसे पहले तो हम निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा ऑर्गन 3d8 4s2। अब आपको बनाना है निकल 3+। तो क्या करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे यहाँ से है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एस से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3d7। तो 3d7 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सो द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑर्गन एंड 3d7 4s0, क्योंकि एस से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। How many radial and angular nodes are present in 2p orbital। ठीक है, so we know that the formula of radial nodes is equal to होता है n माइनस l माइनस 1। ठीक है, तो रेडियल नोड्स के लिए 2p के लिए क्या होगा ये चीज़, 2p के लिए n की वैल्यू क्या हुआ 2 माइनस l की वैल्यू क्या होता है p के लिए 1 -1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इट इज़ द वैल्यू ऑफ रेडियल नोड। एंगुलर नोड इट इज इक्वल टू होता है द वैल्यू ऑफ L। तो P के लिए क्या होगा, P के लिए L की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पर L की वैल्यू 1 हो गया, तो एंगुलर नोड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। डिफाइन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी विच कैन एमिट the waves of all the frequency and that can absorb also all the frequencies of radiations। ठीक है, अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, तो जब कभी भी आप ब्लैक बॉडी को हीट करोगे है ना, तो यहाँ से जो रेडिएशंस निकलते हैं वो ये जो रेडिएशंस हैं वो कंटिन्यूस फॉर्म में ना हो करके डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, और ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में रिलीज़ होता है। और ये जो पैकेट्स हैं एनर्जी के वो क्या कहलाएंगे फोटॉन्स, और ईच फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होता है h न्यू के इक्वल। हियर h इज़ द प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज़ द वेलोसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। गिव द एसेंशियल पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। हाउ डिड इट एक्सप्लेन, है ना। सबसे पहले तो आप पोस्टुलेट्स बताना कि बोहर्स के क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड पाथ, है ना। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, इन सारी चीज़ों को। द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, हाउ दिस एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो बोहर्स मॉडल ये बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करता, मतलब एनर्जी को रिलीज़ नहीं करता,
एनर्जी को रिलीज़ नहीं करेगा तो इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, और एनर्जी जब कांस्टेंट रहेगी तो ये जो एटम है वो स्टेबल होगा, है ना, क्योंकि एनर्जी वो लूज़ नहीं कर रहा है। ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो बोहर्ट्स मॉडल के अकॉर्डिंग एटम में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। अब डिफरेंट एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लाइट को इमिट करेगा, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लाइट के इमिशन से ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमको मिलता है ना। जैसे लाइमन सीरीज में n=1 में जंप होता है, n1 की वैल्यू 1 हो जाती है, n2 की वैल्यू 2 3 4 5 ऐसा हो जाता है ना। तो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की वजह से ये स्पेक्ट्रल लाइन्स हमको शो करता है। What transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer series n=4 to n=2 of helium spectrum? Okay, we know a formula for the calculation of wave number of hydrogen like atoms, that is 1 by lambda is equal to होता है Rydberg constant into z square, that is square of atomic number, upon 1 by n1 square minus 1 by n2 square. Here n2 is always greater than n1. ओके, तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हीलियम 1 बाय लेमडा हीलियम में ट्रांजिशन हो रहा है ना। हीलियम में ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, 4 to 2 में। तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रांजिशन में हाइड्रोजन के लिए कौन सा ट्रांजिशन एप्लीकेबल होगा कि उनका दोनों का वेव नंबर क्या हो, सेम हो। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर 1 बाय लेमडा फॉर हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 1 बाय लेमडा फॉर हीलियम 1 प्लस, ठीक है। सो वी कैन पुट द वैल्यू फॉर इंडिविजुअल। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 बाई लेमडा एच की वैल्यू क्या होगा, रैडबर्ग कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर अपॉन 1 बाय n2 स्क्वायर। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रैडबर्ग कांस्टेंट इनटू हीलियम के लिए क्या होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होगा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, है ना, जेड स्क्वायर है, अपॉन 1 बाय n1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, n1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस n2 की वैल्यू कितना है 4 स्क्वायर, तो ये आ गया। देन रैडबर्ग कांस्टेंट कैंसिल हो गया, ये तो 1 ही हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 4 माइनस 1 बाय 16। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 1 बाई 1 माइनस 1 बाय 4, ये 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ, इधर से मल्टीप्लाई हुआ, तो है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। तो इसको अगर आप स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर। तो n1 की वैल्यू क्या आया 1, n2 की वैल्यू क्या आया 2, n1 1 n2 इज इक्वल टू 2। वन मोर सिमिलर क्वेश्चन इज what transition of lithium 2 plus spectrum will have the same wavelength as that of the second line of Balmer series of helium 1 plus spectrum, ठीक है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन होगा 1 बाय लेमडा फॉर और हीलियम 1 प्लस इज इक्वल टू होगा रैडबर्ग कांस्टेंट इनटू हीलियम के लिए क्या रहेगा 2 स्क्वायर अपॉन 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। अब हीलियम का डेटा हमको दिया हुआ है ना, वेवलेंथ एज दैट ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन हीलियम। तो बाल्मर सीरीज लाइमन के बाद आता है बाल्मर, लाइमन के लिए n1 की वैल्यू 1, बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 2। देन सेकंड लाइन बोल रहा है ना, तो ये हो फर्स्ट लाइन में ट्रांजिशन होगा थर्ड से सेकंड में, सेकंड लाइन में ट्रांजिशन होगा 4 टू सेकंड में। तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगा इसके लिए, बाल्मर सीरीज के लिए 4 हो जाएगा, है ना। सो वी कैन पुट दिस वैल्यू हियर। तो क्या हो जाएगा 1 बाय लेमडा फॉर हीलियम 1 प्लस इज इक्वल टू रैडबर्ग कांस्टेंट इनटू 4 अपॉन
ओके, 4 अपॉन ये हो जाएगा 1/n1 की वैल्यू यहाँ पर है 2 का स्क्वायर माइनस n2 की वैल्यू कितना है यहाँ पर 4 का स्क्वायर। ओके, देन वेव नंबर फॉर लिथियम 2+ इज इक्वल टू हो जाएगा रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। यही n1 और n2 की वैल्यू हमको निकालना है। कब? जब दोनों की वैल्यूज़ क्या हो, इक्वल हो। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, रेडबर्ग कांस्टेंट कैंसिल हो गया तो ये बन जाएगा 4 अपॉन 1/2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 9 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब 9 इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 4/9 इंटू 1/4 माइनस 1/16 इज इक्वल टू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। देन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 1/9 इंटू ये हो जाएगा 4 तो 4/4 माइनस 4/16 इज इक्वल टू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। 4 1 जा 1 जा 4 1 जा 4 4 जा, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ आपका आंसर आया 1/9 1/1 माइनस 1/4 है ना, 4 टाइम गया है तो इज इक्वल टू 1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो ये बन जाएगा 1/9 माइनस 1/9 4 जा 36 इज इक्वल टू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा क्या 1/3 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो n1 की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 3 और n2 की वैल्यू कितना आया 6। So it will be the correct answer. See the question number 9. Calculate the energy associated with the first orbit of helium 1+. What is the radius of this orbit? ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रेडियस की वैल्यू हमको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करोगे? सो वी हैव द फार्मूला फ्रॉम बोहर्ट्स मॉडल, दैट इज़ सबसे पहले आपको निकालना है एनर्जी, है ना। तो एनर्जी के लिए फार्मूला क्या होता है, एनर्जी ऑफ एनएच शेल, एनर्जी ऑफ एनएच शेल इज इक्वल टू क्या होता है -13.6 अप इनटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये आपको हीलियम के न्यूक्लियाई के लिए या हीलियम के आयन के लिए एनर्जी क्या होगा इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो हीलियम के लिए क्या होगा, Z की वैल्यू 2 और फर्स्ट ऑर्बिट बोला हुआ है तो n की वैल्यू क्या हो गया 1। नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू हियर, तो ये हो जाएगा E फर्स्ट दैट इज एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z हो गया 2 तो 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 4 अपॉन n की वैल्यू 1 हो जाएगी 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1। तो 4 इंटू 13.6 करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग -54.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 54.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। तो रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Rn इज इक्वल टू 0.529 इंटू n² अपॉन Z इंटू एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्बिट बोल रहा हुआ है तो n की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 1, हीलियम है तो Z की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा 0.529 इंटू 1² और Z की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 1 जा और इसका आंसर आ जाएगा 0.2645 एंगस्ट्रॉम। It will be the answer for this question. Okay. See the next question. What are the maximum number of emissions lines when the excited electron of hydrogen atom in n is equal to 4 drops to the ground state? ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 4, अब ये हो गया n इज इक्वल टू 1 2 3 4,
इलेक्ट्रॉन जब फोर्थ एनर्जी लेवल से जंप करेगा तो कितने कितने लाइन्स हमको मिलेंगे। तो फोर्थ से एक बार ही जंप कर सकता है वो थर्ड में, थर्ड से जंप कर सकता है सेकंड में, सेकंड से जब जंप करता है वो फर्स्ट में। ठीक है, इट इज़ द पॉसिबिलिटीज़। 4 टू ये जंप कर सकता है किसमें, सेकंड में। 4 टू सीधे जंप कर सकता है किसमें, फर्स्ट में। देन थर्ड सेकंड में जंप ना करके सीधा फर्स्ट में जंप कर सकता है। तो हाउ मेनी ट्रांजिशन वी कैन सी हियर, तो दैट इज 6 ट्रांजिशन मे बी पॉसिबल हियर। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विथ वेवलेंथ ऑफ 3.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, वेवलेंथ आपको दिया हुआ है, मास ऑफ फोटोन निकालना है। सो वी हैव अ रिलेशन फॉर दिस, दैट इज लेमडा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन एम इन टू वी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वेवलेंथ की वैल्यू दी हुई है ना, प्लैंक कांस्टेंट आपको गिवन रहेगा, मास आपको कैलकुलेट करना है ना, वेलोसिटी ये तो आपको पता है, तो ये हो जाएगा। ओके, वेलोसिटी ऑफ लाइट की क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ द फोटोन, प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्ड्स। ठीक है, देन लेमडा इज गिवन to you, that is 3.6 angstrom. We can convert it into meter, it will become 3.6 into 10⁻⁻10 meter. Now we can put this value here, तो क्या हो जाएगा, mass of the photon is equal to h upon lambda into v। तो h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन लेमडा की वैल्यू क्या है, 3.6 इंटू 10⁻⁻10 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड कैंसिल, मीटर स्क्वायर का एक मीटर कैंसिल हो गया और एक केजी। ठीक है, केजी यहाँ पर आंसर आ जाएगा केजी में। ओके, देन on solving further this equation you can solve it, then we will get the answer that is 6.135 into 10⁻⁻29 kg. It is the mass of photon, mass of one photon. ठीक है, see the next one is explain why the uncertainty principle is significant only for motion of subatomic particles and इज़ नेग्लिजिबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर कोई स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो इससे जब लाइट टकराएगा तो इसके पोजीशन की अनसर्टेनिटी तो कम होगी, लेकिन इसका मोमेंटम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर कम होगा तो डेल्टा पी की वैल्यू बढ़ जाती है ना। लेकिन सेम थिंग को अगर आप एप्लीकेबल करोगे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल से अगर कोई लाइट टकराता है तो आप पोजीशन को तो बता सकते हो, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, अनसर्टेनिटी, लेकिन मोमेंटम की वैल्यू में दैट इज़ डेल्टा वी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर लार्ज साइज का है। तो लाइट अगर उस पर टकराता है तो उसके मोमेंटम में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होने वाला है ना। सो हियर द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड, डेल्टा एक्स कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड, लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है। ओके, सी द नेक्स्ट वन, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है। सो ऑर्बिट इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, ऑर्बिटल इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस at which the probability of finding of electron is maximum. Orbit is always spherical in circular in structure, whereas the shape of orbital may be different, है ना, like spherical, dumbbell, double dumbbell, like that. ठीक है, what are the similarities and differences in 2s and 2px? तो 2s और 2ps में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है। डिफरेंसेस क्या है, तो दोनों का एल की वैल्यू अलग है, एस के लिए एल की वैल्यू 0 होगा, पी के लिए 1 होगा। और डिफरेंस क्या है, शेप, एस का शेप होता है यहाँ पर स्फेरिकल, पी का शेप क्या हो जाएगा, डम्बल शेप। बोथ आर डिफरेंसेस, इट इज़ द सिमिलैरिटी। 1s और 2s में चेक करिए, तो 1s और 2s सिमिलैरिटी सबसे पहले,
तो सब सिमिलैरिटी हो जाएगा, एल की वैल्यू दोनों के लिए 0 होगा, ठीक है। एन की वैल्यू डिफरेंट होगा, इसके लिए एन की वैल्यू 1 होगा, इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन देम, इट इज़ द सिमिलैरिटीज बिटवीन देम। Okay, see the next question. On the basis of Pauli exclusion principle, how the maximum number of electron in the m shell, that is n is equal to 5 of any individual atom is 18, ठीक है। अब देखो n is equal to 3 है, n is equal to 3, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल 18 आएगा, इसको आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से बताना है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 3 है, मतलब यहाँ कौन कौन से सब शेल रहेंगे, 3s 3p और 3d। s सब शेल में 1 ऑर्बिटल, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल और d सब शेल में 5 ऑर्बिटल। We know that in each orbital maximum number of electron that can be occupied is 2. So here टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हुए यहाँ पर, 1 3 हुआ 4 4 एंड 5 दैट इज 9, ठीक है। 9 टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, एंड अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इन ईच ऑर्बिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2। सो हियर द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज 9। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 9 में कितना हो जाएगा, 9 × 2 दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो ऑन दिस वे वी कैन प्रूव द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। Designate each subshell with n is equal to l, 4। n is equal to 4 है, तो कौन कौन सा सबशेल यहाँ पर रहेगा, 4s 4p 4d and 4f। These 4 type of subshells are present in 4th orbit। List the possible values of quantum numbers for the following subshells। तो 2p के लिए क्या होगा, n की वैल्यू 2 है ना, इनिशियल जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है। एल इज इक्वल टू क्या होगा, पी के लिए 1, एम इज इक्वल टू क्या होगा, -1 0 + 1। 4f के लिए एन की वैल्यू 4, एल के लिए एफ के लिए क्या होगा, एल की वैल्यू SPDF 3 एंड द वैल्यू ऑफ एम विल बी -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, ठीक है। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन एंड निकल, यू कैन राइट इट। आउट ऑफ प्रिंसिपल एंगुलर एंड मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर, विच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होंगे कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। साइज ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का साइज कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्पिन क्वांटम नंबर। व्हाट इज द हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होती जब तक ईच ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाइड ना कर पाए, है ना, यही होता है हून्स रूल्स। ओके, सो सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ 3 मार्क क्वेश्चन। The energy associated with the first orbit in the hydrogen atom is -2.18 into 10 to the power -18 joule per atom. What is the energy associated with the fourth orbit, ठीक है। सो इसका फार्मूला, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू बोहर्ट्स मॉडल। तो बोहर्ट्स मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है, एनर्जी ऑफ nth शेल इज इक्वल टू होता है एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ द हाइड्रोजन एटम अपॉन यहाँ पर हो जाएगा Z² अपॉन n² इन जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ E1, ठीक है। सो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, द एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -2.18 into 10 to the power -18 जूल पर एटम, ठीक है। व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर फोर्थ शेल, तो फोर्थ शेल बोल रहा है, तो फोर्थ शेल मतलब हो जाएगा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। और हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। सो वी कैन पुट द वैल्यू दीज हियर। तो ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ फोर्थ शेल इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ द फर्स्ट शेल
इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻−18 अपॉन जेड स्क्वायर दैट इज़ 1 स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ सेल क्या है 4 सेल दैट इज़ 4 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -2.18 इंटू 10⁻−18 अपॉन 16. ठीक है. सो ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम वी विल गेट द सॉल्यूशन इज about 1.36 into 10⁻−19 joule per atom. Okay, what about the radius of third orbit for hydrogen atom है ना. तो उसका रेडियस क्या रहेगा. तो रेडियस ऑफ थर्ड एनी ऑफ द ऑर्बिट इज इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड. ठीक है. सो इट इज़ द फार्मूला. फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है 0.529 इंटू एन. एन की वैल्यू क्या दिया हुआ है थर्ड ऑर्बिट ना. तो थर्ड ऑर्बिट हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन जेड की वैल्यू तो 1 हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए. तो ये हो जाएगा 0.529 इंटू 3 स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू इसका आंसर आ जाएगा आपके पास अबाउट 4.761 एंगस्ट्रॉम अबाउट दैट. ओके.